68 साल की उम्र में राजनीति की अम्मा का यूं चले जाना, यह खबर हर किसी का दिल छू गई। शख्सियत ही ऐसी थी। मौत की यह खबर लाखों करोड़ों दिलों में एक टीस, एक मसोस सी छोड़ गई। काश जिस जज्बे से वो 2.5 महीने तक अस्पताल में बीमार देह से लड़ती रही, उस जंग में मात मौत को मिली होती। यही अम्मा की फितरत थी। जिंदगी से लेकर सियासत तक हर जंग में इस नायिका ने हारना तो सीखा ही नहीं था। I was entirely dominated by my mother. I could never do anything which I really wanted. नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आज की ये खास कहानी उसी नायिका के नाम। बेशक 2.5 महीने की जद्दोजहद के बाद वो मौत से हार गई, मगर वो शख्सियत बरसों तक जिंदा रहेगी लोगों के जहन में। सिनेमा के पर्दे पर परियों जैसा वो रंग रूप, तो सियासत की दुनिया में अडिग हौसले की मिसाल। वो देह मिट्टी की थी, मिट्टी में मिल गई, लेकिन वो रूह अब भी लाखों करोड़ों लोगों के विलाप और आंसुओं के सैलाब में सुगबुगा रही है, जैसे वो अम्मा सबकी रगों में बस चुकी हो। हाँ, ये तो अंतिम सत्य है। अम्मा इनके बीच नहीं रही, वो चली गई। 2.5 महीने से लगातार चल रही प्रार्थनाओं और दुआओं मांगते लाखों करोड़ों दिलों से दूर, हमेशा हमेशा के लिए। वो अंतिम यात्रा चेन्नई के राजाजी हॉल से मरीना बीच तक की थी, मगर चंद कदमों की दूरी कभी इतनी लंबी नहीं लग रही थी। जिस शख्स को अम्मा बुलाते हुए दिल में बसाया था, वो इस तरह हाथ छुड़ाकर चला गया। इस एहसास के साथ जैसे सड़कों पर समंदर निकल पड़ा, रोते बिलखते लोगों का। जयललिता कहती भी थी, ये लोगों का प्यार ही है जो उन्हें हर मुसीबत में मुकाबला करने की हिम्मत देता है। अफसोस की मौत के साथ इस जंग में वो हिम्मत हार गई जिंदगी। अंदेशा सोमवार की शाम को ही हो चुका था। अम्मा की हालत बिगड़ी तो कई आशंकाएं अनायास ही पैदा होने लगी। चेन्नई के अस्पताल के आगे भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। उस भीड़ में तड़प ऐसी कि अम्मा की बेहतरी के लिए कोई भी कसम, कोई भी दुआ, कोई भी कदम उठाने को तैयार हो। जयललिता ठीक ही कहती थी, उनके चट्टानी हौसलों के पीछे लोगों का यही प्यार था, यही जुनून था और यही समर्पण था। मगर सोमवार की रात 11:30 बजे जो अस्पताल से आखिरी ऐलान हुआ, वो उस प्रेम की हदें तोड़ देने वाला था। प्रेम और जुनून की वो हदें अभी टूट रही हैं। कब्र पर मिट्टी भले ही पूरी पड़ गई। अम्मा इस समाधि में हमेशा हमेशा के लिए मौन हो गई। मगर ये मिट्टी एक कहानी और भी कह रही है। कहानी जिंदगी की, कहानी उसकी ख्वाहिशों की। ये जयललिता की आखिरी ख्वाहिशों में से एक थी कि उन्हें अंतिम पड़ाव मरीना बीच के उसी हिस्से में दिया जाए जहां कोई 29 साल पहले एमजी रामचंद्रन का अंतिम संस्कार हुआ था। एमजी रामचंद्रन, जो दुनिया के लिए तमिल सिनेमा के सबसे बड़े स्टार थे, बाद में तमिलनाडु के कद्दावर नेता और कामयाब मुख्यमंत्री बने। मगर जयललिता के लिए वो इससे कहीं ज्यादा थे। एक गाइड, एक फिलोसोफर और सबसे बढ़कर एक फ्रेंड। I was entirely dominated by my mother. I could never do anything which I really wanted. Then, for the other part of my life, for a major part of my life,
I was entirely dominated by Mr. MGR. First, I had to enter films for my mother's sake. Then I had to enter politics for Mr. MGR's sake. 1987 में यही दिसंबर का महीना था जब एमजी रामचंद्रन का निधन हुआ था। उस साड़ी में जो अम्मा की पहचान बन गई थी। जया हरे रंग को लकी मानती थी, शायद सिनेमा और एमजी रामचंद्रन के साथ के दिनों से ही। कहते हैं ये रंग उन्हें किसी ज्योतिषी ने सुझाया था। तब से उनके इस्तेमाल की हर चीज हरी होती थी, जया की जिंदगी की हर ख्वाहिश की तरह हरी भरी। सियासत और अपनी शख्सियत में हरी भरी जयललिता अपनी जिंदगी में निहायत ही अकेली थी, मगर उनकी याद में हर आंख झलक पड़ी। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक जयललिता को आखिरी श्रद्धांजलि देने चेन्नई पहुंचे। सियासत में भी जया किसी से स्थायी तौर पर नहीं जुड़ी। खुद की पहचान और शख्सियत की दूरी वो सबसे बनाकर ही रखती थी। वो बोलती भी बेहद कम थी, मगर उनके लिए बोलने वालों की तादाद करोड़ों में थी। जयललिता को लेकर ऐसी दीवानगी की दास्तान अपने आप में दिलचस्प है और दुर्लभ भी। दिलों पर राज करना जयललिता की फितरत थी। 68 साल की उम्र तक जिंदगी जी तो अपनी शर्तों पर, राजनीति की तो अपने उसूलों पर। यह अदा जयललिता में तब से दिखाई देती है जब वो अभिनेत्री हुआ करती थी। तब उनके दीवानों की तादाद भी करोड़ों में हुआ करती थी। वो अभिनेत्री राजनीति में आई तो कैसे जन जन की अम्मा बन गई, देखिए ये कहानी। मेरे पास वैसा बैकग्राउंड नहीं था जैसा एशिया की राजनीति की दूसरी महिलाओं के पास रहा। इंदिरा गांधी का जन्म नेहरू परिवार में हुआ था। श्रीमती भंडार नायके पीएम रहे भंडार नायके की पत्नी थी। बेनजीर भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी थी। खालिदा जिया जियाउर रहमान की पत्नी थी। शेख हसीना मुजीबुर रहमान की बेटी थी। मेरे पास वैसी कोई पृष्ठभूमि नहीं। मैं एक सेल्फ मेड वुमेन हूँ। दलील तो पूरी तरह दुरुस्त थी जयललिता की। वो गढ़ी तो बिल्कुल अलग मिट्टी से गई थी, लिहाजा लोगों के लिए मिसाल भी इसी अलहदा अंदाज में बनी। सिनेमा की दुनिया में तमाम शोहरतों के बाद जब वो राजनीति में आई तो मंच ऐसे संभाला कि एमजी रामचंद्रन जैसे अनुभवी राजनेता भी दंग रह गए। ये और बात है कि दोनों की नजदीकियां सिनेमा के दिनों से ही थी, मगर सियासत में जया की धाक सिर्फ इतनी वजह से नहीं जमी। At any given point of time, I did what had to be done. When I felt something was going wrong and I had to stand up and be counted. When I felt some injustice was being done and I felt I had to stand up and fight for what I believed was justice. I never stopped to think whether I'm a man or a woman or whether what I'm doing is right. I felt I had to do this. I did it. I did whatever I thought was. सिनेमा के पर्दे पर अपनी हसीन शोखियों से तो सियासत की दुनिया में अपने तेवरों से। लिहाजा ये बेवजह नहीं था कि एडीएमके के मुखिया एमजी रामचंद्रन ने जया को पार्टी ज्वाइन करने के 2 साल के भीतर ही राज्यसभा का सांसद मनोनीत करा दिया। 1984 में राज्यसभा सांसद बनने के बाद एमजीआर ने पार्टी के प्रचार प्रसार की कमान भी सौंप दी। इसमें जया की निजी तालीम बड़ी मददगार साबित हुई। तमिल के साथ अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ और हिंदी की समझ ने उन्हें दिल्ली के सियासी गलियारों में साउथ का सबसे लोकप्रिय नेता बना दिया। सियासत की दुनिया में वो शोहरत जयललिता को नए मुकाम की तरफ ले जा रही थी। पार्टी में एमजीआर के बाद उभरती दूसरी बड़ी शख्सियत, यूं कहें कि कई मायनों में उनसे भी ज्यादा पॉपुलर। हालांकि ये लोकप्रियता जया के लिए आगे चलकर मुसीबत भी साबित होने वाली थी, मगर ये भी तो जया की ही फितरत थी। एक बार कदम बढ़ा लिए तो फिर अंजाम जो भी हो उसे नियति मानकर कबूल कर लिया। सिनेमा और राजनीति दोनों की दुनिया में आने का फैसला जया का अपना नहीं था। सिनेमा की दुनिया में मां की वजह से कदम रखा तो राजनीति में एमजी रामचंद्रन के कहने पर आई।
ये दोनों ही फैसले जया के अपने नहीं थे, मगर इन दोनों फैसलों में पहचान अपने बूते बनाई। ये कहानी अपने आप में दिलचस्प है। तो कहानी में आज की नायिका है करोड़ों लोगों की अम्मा कही जाने वाली जयललिता। वो ताल्लुक तो तमिलनाडु के सियासत से रखती थी, मगर शख्सियत ऐसी कि देश की राजनीति में भी कम नहीं थी। 90 के दशक में जब गठबंधन सरकारों का नया सिलसिला शुरू हुआ तो उनमें निर्णायक भूमिका जयललिता की भी होने लगी। ये सियासत में उस अम्मों का रसूख था जो असल जिंदगी में बदले कई हालातों की वजह से अचानक बड़ी हो गई। ऐसा था जयललिता का बचपन। राजनीति में जिस अम्मा की तस्वीर लेकर शपथ ली जाती रही, वो अपने बचपन में सबकी अम्मो हुआ करती थी। उस कोमल सी बच्ची को नाम मिला था कोमलावली, लेकिन मां वेदावल्ली तो प्यार से अम्मो बुलाती थी। अम्मो थोड़ी बड़ी हुई तो दादाजी ने नाम रखा जयललिता। इस नाम के पीछे दरअसल दो घरों का प्यार था। जन्म मैसूर के उस मांड्या शहर में हुआ जहां उनके दादा के दो बंगले थे। एक का नाम जया विलास और दूसरे का नाम ललित विलास। वो नन्ही परी जब उस तमिल ब्राह्मण परिवार में आई तो जैसे दोनों घरों को राजकुमारी मिल गई। दादाजी ने उसी जया और ललित विलास के आधार पर उस राजकुमारी का नाम रखा जयललिता। वो नाम और नाजों भरी परवरिश 2 साल तक चली। इसी बीच एक घटना हुई। जया के पिता की अचानक मौत हो गई। तब 2 साल की उस मासूम को कोई बोध तो नहीं हुआ। दादाजी और मां ने मिलकर परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। जया भी पढ़ने लिखने में काफी होशियार निकली। पढ़ाई लिखाई में इतनी होनहार थी जया कि 10वीं की परीक्षा में पूरे तमिलनाडु में दूसरे नंबर पर आई। जया इससे आगे की पढ़ाई करना चाहती थी। वो अपने पिता जयराम की तरह वकील बनना चाहती थी, लेकिन घर की माली हालत अब वैसी नहीं रही थी। घर चलाने के लिए मां ने चेन्नई का रुख कर लिया। वहां अपने कुछ रिश्तेदारों की सिफारिश पर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। वो चाहती थी जयललिता भी बड़ी होकर एक्ट्रेस बने। 12-13 साल की उम्र में जब बच्चे पढ़ाई लिखाई को लेकर होश संभालना शुरू करते हैं, जयललिता का बाल मन एक दूसरी ही हकीकत का सामना कर रहा था। आप देख रहे हैं कहानी जिसमें आज की नायिका है जयललिता। 68 साल की उम्र में ये नायिका दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन उनके होने का एहसास सिनेमा से लेकर सियासत के तमाम पहलुओं में कैद है। सिनेमा की दुनिया उन्होंने मां की मजबूरी और उनके दबाव पर कबूल की थी, मगर इसमें शोहरत ऐसी मिली कि 20 साल की उम्र तक हैसियत उनकी सुपरस्टार की हो गई। गजब का मेल था उस अदाकारा में परंपरा और आधुनिकता का। जयललिता ने सिनेमा के साथ तमाम पारंपरिक भूमिकाएं निभाकर सराहना बटोरी तो पर्दे पर पहली बार स्कर्ट पहनकर सुर्खियां भी खूब बरसात। साउथ के सिनेमा में यह पहली बार हो रहा था। रंग रूप के साथ वो नायिका अपने लिबास से भी हीरोइनों की सितारा हैसियत बदल रही थी। साउथ के सिनेमा में अब तक बोलबाला सांवली अभिनेत्रियों का हुआ करता था, मगर जया की अदाएं यहाँ भी नायिकाओं के लिए नई हदें तय। बिल्कुल गोरी चिट्टी थी और इसके बारे में कहा जाता है साउथ के सिनेमा में ये रंग रूप नहीं चलता, लेकिन जयललिता अपने अंदाज से ये कहावत बदलने में भी कामयाब रही। गोरे रंग रूप की तरह नाजुक भी बेहद थी। इस वजह से कई बार उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता, जैसे एक फिल्म में रेगिस्तान की शूटिंग। उस फिल्म में हीरो एमजी रामचंद्रन ही थे। फिल्म की शूटिंग राजस्थान में हो रही थी और इस दौरान जयललिता को देर तक गर्म रेत पर चलना था, लेकिन उस तपती रेत में हालत कुछ ही देर में खराब हो गई। उस वाकये को बयां करते हुए जयललिता ने कुमुदन पत्रिका में लिखा था, कार पार्किंग थोड़ी दूरी पर थी, पैरों में चप्पल या जूते नहीं थे, मैं एक कदम भी नहीं चल पा रही थी, पैर लाल हो गए थे।
एमजीआर मेरी परेशानी समझ गए और उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां, कहता है दिल और मचलता है दिल, मेरे साजन ले चल मुझे तारों के। Great crush on Shammi Kapoor. He'll be delighted. Did you ever get to meeting Shammi Kapoor? I don't think we've ever met, no. सिनेमा के साथ उस अभिनेत्री का कमाल ये था कि अदाकारी के 17-18 वर्षों में 300 फिल्मों में काम किया। पर्दे पर जोड़ी एमजीआर और शिवाजी गणेशन जैसे हीरो के साथ सुपर हिट हुई। 1966 से लगातार 11 साल तक वो सबसे ज्यादा मेहनताना वाली अभिनेत्री बनी रही। इस दौरान उन्हें 6 बार बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिला। सियासत की दुनिया में जयललिता की एंट्री तो इस रुतबे के साथ होती है, मगर कुछ ही साल में सुर्खियां बदल गई। एमजीआर जैसे सुपरस्टार के साथ जोड़ी जो पर्दे पर जमी तो उसकी सुगबुगाहट निजी जिंदगी में भी सुनाई दी। पर्दे पर शानदार केमिस्ट्री के साथ दोनों की नजदीकियां असल जिंदगी में भी थी। वो नजदीकियां तब भी बनी रहीं जब एमजीआर सिनेमा से अलग सियासत की दुनिया में आए। एमजीआर कांग्रेस के वो सदस्य थे जिन्होंने आपातकाल के बाद अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम नाम से अपनी पार्टी बनाई, जिसे बाद में AIADMK का नाम दिया गया। 1977 में एमजीआर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बने। वहीं एमजीआर सिनेमा के बाद सियासत में भी जयललिता के लिए जिंदगी के नए दरवाजे खोल रहे थे। He was a very warm and caring kind of person, and after mother died, he replaced her in my life. So he was everything to me. He was mother, father, friend, philosopher, guide, everything to me. He sort of took over my life. उस दौर में जयललिता का राजनीति में आना बड़ी घटना थी। सिर्फ 34 साल की उम्र में सिनेमा में सुपरस्टार की हैसियत छोड़कर राजनीति में आई थी जयललिता। देखते ही देखते वो एमजीआर की पार्टी में भी सबसे उभरता हुआ चेहरा बन गई। राज्यसभा का सांसद बनने और पार्टी का प्रचार प्रसार संभालने के बाद तो उन्हें एमजीआर की सियासी उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन ये राह अभी जया के लिए आसान नहीं थी। जयललिता के बढ़ते कद को लेकर पार्टी में अंदरूनी विरोध शुरू हो गया। एमजीआर का परिवार जयललिता का विरोध पहले से ही कर रहा था। इस बात का दबाव एमजीआर पर इतना था कि वो जयललिता को पार्टी से निकालकर ये पूरा विवाद हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते थे। लेकिन वो फैसला सुनाने से एक दिन पहले ही 24 दिसंबर 1987 को एमजीआर का निधन हो गया। एमजीआर का अचानक चले जाना जयललिता के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। तब पार्टी में ही उनके विरोधी तमाम हो गए थे। एमजीआर के परिवार ने तो जया को उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होने दिया। वो किस्सा बयां करते करते जया अक्सर भावुक हो उठती। MGR dominated my life completely. दरअसल एमजीआर की अचानक मौत की खबर जब जया को मिली तो वो बदहवास सी हालत में उनके घर की तरफ बढ़ी। लेकिन गेट किसी ने नहीं खोला और ना ही बताया उनका शव कहाँ रखा गया। पता चला एमजीआर का पार्थिव शरीर पिछले दरवाजे से राजाजी हॉल ले जाया जा रहा है। जया वहां पहुंची और एमजीआर के सिरहाने खड़ी हो गई। करीब 21 घंटे तक जब तक एमजीआर का पार्थिव शरीर वहां रखा गया। उस सदमे में जया जैसे जड़ हो चुकी थी। यहां तक कि एमजीआर की पत्नी जानकी रामचंद्रन और उनकी कुछ महिला समर्थकों ने जया के पैरों को अपनी चप्पलों से कुचला। कुछ ने उनके शरीर में नाखून तक गड़ा दिए, लेकिन जया वहां से टस से मस नहीं हुई। एमजीआर के पार्थिव शरीर को जब लोग अंतिम सफर पर ले जाने लगे तब जयललिता उनके पीछे भागी। एमजीआर के नाम पर अपमान का वो घूंट तो पी गई जयललिता, मगर उसके आगे मुंह नहीं छिपाया, बल्कि राजनीतिक विरासत की दावेदारी में एक दावा अपनी तरफ से भी मजबूती से पेश कर दिया। जयललिता ने खुद को एमजीआर का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लिहाजा एमजीआर की पार्टी ADMK 2 धड़ों में बंट गई।
एक धड़े की नेता एमजीआर की विधवा जानकी रामचंद्रन थी और दूसरे की जयललिता। पार्टी का बड़ा धड़ा जानकी रामचंद्रन के साथ था। अगले चुनाव में जीत डीएमके को मिली। जयललिता की पार्टी एडीएमके को सिर्फ 23 सीटें मिली। इसके बाद पार्टी के दोनों धड़े जयललिता की अगुवाई में एक हो गए। 1991 में जयललिता ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और विधानसभा की 234 में से 225 सीटें जीतकर तमिलनाडु की सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री बनी। अब तक आपने देखा जयललिता कैसे अपनी मां के कहने पर फिल्मों में आई। उसके बाद पर्दे पर अपने सुपरहिट जोड़ीदार एमजी रामचंद्रन के कहने पर सियासत में। दोनों की करियर चुनने में उनका अपना कोई योगदान नहीं था, लेकिन बात यह भी थी दोनों मंचों पर अपनी पहचान उन्होंने खुद बनाई। सियासत में तो इसके लिए उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। सियासत का इतिहास समेटने वालों को 1991 का वो साल याद होगा। उस चुनावी समर में जयललिता ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था और अपनी एक कसम पूरी करने की ठानी थी। वो कसम थी अपमान का एक बदला पूरा करने की। दरअसल बाद 2 साल सभा में शोर शराबा बढ़ा, नौबत हाथापाई की आ गई। वेल में जाकर करुणानिधि को धक्का देने से लेकर जयललिता की पार्टी के एक सदस्य ने बजट के पन्ने को फाड़ दिया। उस हंगामे के दौरान जयललिता सदन से निकल रही थी कि करुणानिधि के एक समर्थक ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने उनकी साड़ी इस तरह से खींची कि उनका पल्लू गिर गया और जयललिता भी जमीन पर गिर गई। ये भरे सदन में एक महिला सदस्य का अपमान था। उस दिन जयललिता ने जैसे शपथ ली, सदन में तभी कदम रखेंगी जब वो महिलाओं के लिए सुरक्षित हो जाएगा। साल 1991 के हुए चुनावों में कांग्रेस के समर्थन और जयललिता के तेवरों की बदौलत एडीएमके बहुमत के साथ सत्ता में आई। जयललिता मुख्यमंत्री बनी। हालांकि पहले टर्म में ही जया ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से कई कदम उठाए, जिसकी बदौलत उन्हें अम्मा कहना शुरू किया गया। लेकिन 1996 का चुनाव वो हार गई। इसकी एक वजह सितंबर 1995 में हुई जयललिता के दत्तक पुत्र सुधाकरन की शादी मानी जाती है। उस वक्त ये शादी गिनीज बुक में दुनिया की सबसे महंगी शादी के रूप में दर्ज हुई थी। शादी में 50 एकड़ का पंडाल बना था। करीब 1.5 लाख मेहमान जुटे थे। इस पर 6 करोड़ रुपए का खर्च बताया गया था। उस ग्रैंड वेडिंग के बाद जयललिता को कानूनी उलझन से भी गुजरना पड़ा था। हालांकि कोर्ट में सफाई देते हुए उन्होंने कहा था कि शादी का खर्च लड़की वालों ने उठाया है, लेकिन सत्ता बदलते ही जया की मुश्किलें बढ़ गईं। जया की पहली सियासी मुश्किल 1996 में हुई उसी हार के साथ शुरू होती है। सत्ता में आते ही करुणानिधि सरकार ने जयललिता पर भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच शुरू करवाई। इस दौरान बड़े छापों में जो चीजें मिली उसकी सुर्खियां खूब हुई। छापे में जयललिता के पास से 750 जोड़ी सैंडल्स, 800 किलो चांदी, 28 किलोग्राम सोना, 10,500 साड़ियां, 44 एसी और 19 कारें बरामद हुई। इसी के फौरन बाद जयललिता पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया गया। और जिद देखिए जयललिता की। 1997 में गहने जब्त हुए तो उसके 14 साल तक आभूषणों से ही किनारा किए रखा। बाद में कुछ प्रशंसकों की जिद पर गहने पहने भी तो हल्के फुल्के। विवादों के उस दौर में भी जयललिता ने अपना सियासी वजूद केंद्र तक बनाए रखा। अगर इसे कूटनीति कहें तो भी वो तारीख भला कौन भूलेगा जब अप्रैल 1999 में 13 महीने से केंद्र में चल रही अटल बिहारी वाजपेयी सरकार सिर्फ 1 वोट से गिर गई थी। तब तक जयललिता सोनिया गांधी के करीब नहीं थी, लेकिन महीने भर पहले मार्च 1999 में एक चाय पार्टी में सोनिया और जयललिता की मुलाकात हुई और वो वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए राजी हो गई।
वाजपेयी जी और पीवी नरसिम्हा जी के साथ जनरेशन गैप था। आपकी बात पूरी समझ नहीं पाए वो। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी बात समझ नहीं पाए, लेकिन मैं हमेशा बहुत क्विक एंड डिसाइसिव हूँ। जो भी एक्शन लेना है जल्दी लेना चाहिए, जल्दी लेना चाहिए, यही। और वो थोड़ी देर में रिस्पॉन्स करते हैं। जी हाँ, लेकिन जब भी मैं नरसिम्हा जी से बात की थी और जब भी वाजपेयी जी के साथ बात की थी, when there were many pressing issues to be dealt with in Tamil Nadu, the response was very vacillating and procrastinating. They would not come to a quick decision, would not respond quickly. उसके बाद सियासत फिर करवट लेती है। जयललिता 2001 में दूसरी बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। तभी अदालत ने उनकी नियुक्ति को अवैध बताया तो अपने भरोसेमंद पनीर सेल्वम को मुख्यमंत्री बनवाकर इस्तीफा दे दिया। जब मद्रास हाईकोर्ट से कुछ आरोपों से राहत मिली तो वो मार्च 2002 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई। 2011 में वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनी। लेकिन बेंगलुरु की विशेष अदालत ने जब भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा सुनाई तो फिर से पनीर सेल्वम को मुख्यमंत्री बना दिया। 11 मई 2015 को कर्नाटक हाईकोर्ट से बरी होने के बाद जयललिता 5वीं बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी। जयललिता ने इन तमाम विवादों के साथ अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा अकेले ही गुजारा। करीब से करीब रिश्ते भी जया की जिंदगी में बिखरते चले गए। मां के साथ जुड़ी कड़ी उनकी मौत के साथ टूट गई। एक भाई थे तो उनकी बीमार हालत में सेवा तो खूब की, लेकिन मौत के बाद उनके परिवार से भी नाता टूट गया। जिस दत्तक पुत्र की शादी धूमधाम से कराई थी, उसके साथ भी दूरी 1996 की चुनावी हार और संपत्ति विवाद पर ऐसी बढ़ी कि फिर नहीं पटी। एक शशिकला जैसी दोस्त जरूर आखिर तक साथ खड़ी दिखी, मगर ये साथ भी कई सार्वजनिक मंचों पर सवालों के घेरे में खड़ा होता रहा। एक सवाल का जवाब तो खैर जयललिता काफी पहले दे गई थी। आखिर उन्होंने शादी क्यों नहीं की? So many failed marriages, looking at all the unhappiness that people have to endure. When I see all this, I think it's a good thing I never got married, I never had any.